Hey guys, welcome back to my channel. My name is Aniket and I'm back with another fresh informative video. आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो थंबनेल में आपको दिख गया होगा. इट्स अबाउट IELTS रीडिंग. या किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि IELTS रीडिंग सबसे टफेस्ट सेक्शन है IELTS एग्जामिनेशन का, एंड किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि दिस द ईजिएस्ट वन. एंड द सिंपल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको आसान लगता है जिसको सबसे डिफिकल्ट लगता है रीडिंग, इज हाउ वेल डू दे नो द स्ट्रैटेजीज, हाउ वेल डू यू नो द स्ट्रैटेजी, हाउ वेल डू यू नो हाउ टू अप्रोच द सेक्शंस, हाउ वेल डू यू नो हाउ टू अप्रोच द रीडिंग सेक्शन एंड देयर क्वेश्चंस. ठीक है, तो उसी के बारे में स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे अबाउट रीडिंग सेक्शन. स्पेसिफिकली हर एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इफ़ यू आर स्केयर्ड ऑफ द रीडिंग सेक्शन और एनी अदर सेक्शन इन जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे. तो वीडियो को पूरा देखना है. अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को पहले ही लाइक कर दो बिकॉज अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज कमिंग ऑन योर वे. एंड विदाउट एनी फर्दर बुलशिट, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. Alright, so coming to the first point of this video, which is exam format. रीडिंग सेक्शन का जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है उसके बारे में बात करेंगे बिकॉज फॉर्मेट इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर IELTS का पूरा फॉर्मेट जानना है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, यू कैन चेक इट आउट हियर. तो फॉर्मेट देख लेना उस वीडियो से. रीडिंग सेक्शन का अगर स्पेसिफिक फॉर्मेट जानना है तो इस वीडियो पे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. फॉर्मेट इज सुपर इंपॉर्टेंट. फॉर्मेट के बिना स्ट्रैटेजीज काम नहीं आता है. यू नो द फॉर्मेट, देन यू अप्लाई स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन दैट फॉर्मेट टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स. ऑलराइट, तो चलिए फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हैं. IELTS रीडिंग में there are total 40 questions and you get 1 hour 60 minutes to complete the entire section. 60 minutes मिलता है 40 questions complete करने के लिए. And in IELTS academic there are 3 longer passages and you have to score a minimum of 30 questions correctly to get a band of 7. And in IELTS general there are 5 shorter passages and you have to attempt 34 questions correctly to get a band of 7. 4 क्वेश्चन ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करना होगा इन IELTS जनरल. ऑल्सो दिस इज टू लेट यू नो कि थोड़ा टॉपिक का वेरिएशन रहता है क्वेश्चंस पे. इन IELTS एकेडमिक द क्वेश्चंस आर बिट मोर साइंटिफिक एंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है. इन IELTS जनरल द पैसेजेस आर वेरी जनरलाइज्ड बेस्ड ऑन जनरल टॉपिक्स एंड आर कंपैरेटिवली सिंपलर एंड ईजियर देन IELTS एकेडमिक. सो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ रीडिंग सेक्शन. Coming to the second point, that is time management. Yes, time management is the real issue in reading section. मैंने वीडियो को शुरू में बताया था ना कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि रीडिंग सेक्शन इज़ वेरी इजी एंड कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि इट्स वेरी टफ. एंड द डिफरेंस जो होता है इन स्टूडेंट्स के बीच में, उसमें एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट. जिन स्टूडेंट्स को टाइम अच्छे से मैनेज करना आ गया, पर्टिकुलर इन द रीडिंग सेक्शन या फिर राइटिंग सेक्शन आप बात कर सकते हैं, इन दोनों सेक्शन में जिसको अच्छे से टाइम मैनेज करना आ गया तो IELTS एग्जामिनेशन उनके लिए ईजी है. ऑब्वियसली नॉलेज रहना ज़रूरी है, बट mind it, if you have the knowledge and still you can't write it on your paper or you can't showcase the knowledge in your examination because you run out of your time, then कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो time management is a skill which you have to master if you want to nail the IELTS examination. इन academic मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा जो ऑडियंस है उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स है जो academic IELTS देने वाले हैं. तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि 3 लंबा पैसेज रहता है एंड जनरली पूरा पैसेज पढ़ के देन आंसर्स लोकेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है. तो टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है, उसके लिए मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ. द फर्स्ट पैसेज इज़ द टफ वन, द सेकेंड वन इज़ अ बिट टफर देन द फर्स्ट वन एंड द थर्ड इज़ द टफेस्ट. तो ऐसे सीक्वेंशियली डिफिकल्टी ऑर्डर बढ़ता है IELTS पैसेजेस का. फर्स्ट टफ, सेकेंड टफर, थर्ड इज टफेस्ट. एंड जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है रीडिंग सेक्शन का, उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है कि यू शुड स्पेंड 20 मिनट्स इन each passage and 20 60 minutes आपको complete दिया रहेगा to complete the entire reading section. But I won't be recommending you that because मैंने अभी बताया कि difficulty order बढ़ता रहता है. तो the first passage you should complete in 15 minutes and the second one which is a bit tougher than the first one you should complete that in 20 minutes and the last one which is the toughest you should spend 25 minutes to complete the last passage. डिफिकल्टी ऑर्डर बढ़ता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा. 15, 20, 25 दैट शुड बी द टाइम मैनेजमेंट यू शुड बी फॉलोइंग फॉर द रीडिंग सेक्शन फॉर द पैसेजेस. अब एक छोटा सा टिप मैं ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज़ हाउ मच टाइम शुड यू स्पेंड इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. हर एक पैसेज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रहेगा एंड फॉर एन इंस्टेंस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले, फॉर एन एग्जांपल यू हैव रेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आप इसका आंसर लोकेट करने का कोशिश करो पैसेज में एंड आपको आंसर नहीं मिल रहा है, देन व्हाट शैल यू डू? शैल यू कीप स्पेंडिंग ऑन टाइम टू फाइंड दैट पर्टिकुलर आंसर? नो, you should definitely move on to the second question. Let it go. टेंशन नहीं लेना है, ओवर थिंक नहीं करना कि मेरा ये छूट गया. मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. जितना बाकी क्वेश्चन है सारा कुछ अटेम्प्ट करो, जो छूट गया उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है. लास्ट में इन द सेंस पैसेज 1 का 10 क्वेश्चन में से फॉर एन एग्जांपल 2 आपका छूट गया. ऐसा नहीं है कि बाकी 8 करने के बाद उस 2 को अटेम्प्ट करना है, नहीं. पैसेज 2 में जाना है, पैसेज 2 कंप्लीट करना है, जो छूट गया रहने दो. पैसेज 3 कंप्लीट करना है, जो छूट गया अगेन रहने दो.
Then if you have any extra time, attempt all the missed questions in the reading section. This is the correct way, and this is the tip you should definitely keep in mind if you want to make your time management at its peak, at its best, and solve all the questions sequentially in the reading section. Now, in a paper-based reading examination, you first mark the answers in the question sheet and then transfer it to the answer sheet. And remember this कि आपको listening test की तरह कोई extra 10 मिनट नहीं मिलता है to transfer the answers. So I recommend you complete one question, mark the answer in the question sheet, question paper, whatever you say, and then directly transfer the answer to the answer sheet and then attempt the second question. Attempt किया एक question, आंसर को क्वेश्चन पेपर में मार्क किया, देन आंसर को आंसर शीट में ट्रांसफर किया, देन सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया. दिस शुड बी द पैटर्न ऑफ योर अप्रोच. इसके कारण आपका टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड इन केस यू रन आउट ऑफ टाइम यू वोंट बी हैविंग एनीथिंग टू लूज बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ट्रांसफर द रेस्ट ऑफ द आंसर्स इन योर आंसर शीट. तो मैंने एग्जाम में एक बंदे को देखा था, रोहित नाम था शायद उसका, मुझे याद नहीं है. तो वो क्या किया था, सारा कुछ क्वेश्चन पेपर में मार्क कर लिया था, एंड देन एकदम लास्ट मोमेंट में ही वॉज ट्रांसफरिंग द आंसर्स, एंड वो टाइम अप हो गया था, बट ही केप्ट ऑन ट्रांसफरिंग द आंसर्स. सो द इन्विजिलेटर केम एंड स्ट्राइक्ड ऑफ ऑल द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स जो वो टाइम ओवर होने के बाद अटेम्प्ट किया था. तो मतलब डायरेक्टली ऐसे 6-7 क्वेश्चन उसका ऐसे ही चला गया, उसका मार्क्स उसको नहीं मिलेगा, एंड दिस विल डेफिनेटली अफेक्ट his overall reading band. And as you know, अगर एक में भी 5.5-6 से कम आता है then आपका पूरा IELTS देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, because you won't be getting eligible for admission in Canadian colleges or universities, and you won't be getting visa as well because आपका minimum eligibility से आपका स्कोर नीचे आया है. That is why it's very important to know the correct approach, and वही मैं इस वीडियो पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इफ़ यू आर गिविंग अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट IELTS अगर आप कंप्यूटर में दे रहे हो देन रीडिंग सेक्शन बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू डायरेक्टली चूज द आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन. ऑप्शंस रहता है, बस आंसर को सिलेक्ट करो, ट्रांसफर करने का कोई सीन नहीं है, एंड एक साइड पे आपका टाइमर चलता है. तो इट्स वेरी कंपैटिबल एंड कन्वीनियंट टू अटेम्प्ट द रीडिंग सेक्शन इन अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड इट डेफिनेटली सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू अ पेपर बेस्ड टेस्ट. तो दिस इज अ जनरल कंपैरिजन. अब कंप्यूटर बेस्ड लेना है या पेपर बेस्ड लेना है, मैं रिकमेंड करूँगा पेपर बेस्ड, बिकॉज उसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होता है. दैट इज इट. मैं तो पेपर बेस्ड दिया था, रेस्ट इज अप टू यू. अरे भाई अनिकेत, तूने तो इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब स्ट्रैटेजीज तो बता, टिप्स एंड ट्रिक्स तो बता, ताकि हम लोग का रीडिंग सेक्शन अच्छे से निकल जाए, हम लोग को अच्छा बैंड मिले. बताता हूँ. ऑलराइट, कमिंग टू IELTS स्ट्रैटेजी. रीडिंग सेक्शन का जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज है उसके बारे में बात करेंगे. द फर्स्ट थिंग इज मैं 2 अप्रोच के बारे में बात करूँगा. कुछ स्टूडेंट्स ये अप्रोच फॉलो करते हैं, दैट इज दे रीड द पैसेज फर्स्ट एंड देन दे रीड द क्वेश्चन एंड लोकेट द आंसर्स. ठीक है, बट इन दिस केस द स्टूडेंट्स हु फॉलो दिस अप्रोच दे आर जनरली हैविंग अ गुड IQ, अ बेटर देन एवरेज IQ, एंड दैट हेल्प्स देम टू रिमेंबर वट एवर दे हैव रेड इन द पैसेज. एंड देन जब वो लोग जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं उनके दिमाग में वो ऑलरेडी रहता है कि पैसेज में मैंने क्या पढ़ा था. बट इन माई केस और इन मोस्ट स्टूडेंट्स केस दिस इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर वट एवर इट्स इन द पैसेज इन द फर्स्ट गो. तो ये अप्रोच मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. There's a different approach, and that is the best way to easily complete the reading section and score good bands, जो मैं खुद से भी follow किया था, and that is what I'm going to explain right now. So what's the best approach? मैंने कुछ points note down करके रखा, मैं देख के बताऊंगा. That is the best tips and tricks, a collection of best tips and tricks. So the first thing is, the best approach that I have also followed is read the first question and then directly go read the passage and locate the answers. Then again move to the second question, go read the passage and then locate the answer, and so on and so forth. इससे क्या होगा, आपका पूरा पैसेज पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा फर्स्टली, एंड यू रीड द क्वेश्चन एंड बस उसी क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए आप उसका आंसर ढूंढेंगे. जब मिल गया, टेंशन खत्म, मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, फाइंड द आंसर्स, transfer the answer in the answer sheet, and move on to the third question. This is the best approach. Also, while skim reading मतलब जब आप एक एवरेज फास्ट पेस से आप पैसेज को पढ़ रहे हो, while skim reading, if you think there can be an answer, slow down and read it carefully. If needed, read it twice or thrice unless you understand the meaning and unless you figure out, yes, this is the answer for this particular question. जब आपको confusing लगे या फिर आपका gut बोल रहा है हाँ इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में मेरा आंसर है, तो slow down, slow your pace, read it again till you get what you need. And this strategy has also helped me completing my reading section much more efficiently than that approach. So ये मैं आपको भी recommend करूँगा. This is very efficient, trust me on this. Read the question first, then read the passage. Do not do vice versa, that is, do not read the passage first and then read the question unless you're having a super good IQ. Now coming to this factor, which is, do all the questions follow the passage order?
Luckily, 99% of the questions do, and hence it's possible to read a particular question, find the answer, and move to the second question and find the answer, and so on and so forth. तो आप ये एक सीक्वेंस मेंटेन कर पाओगे, बिकॉज वैसे सीक्वेंस में ही आपको आंसर्स मिलेगा पैसेज में. तो 99% of the questions follow the passage order, and this process is much quicker and efficient than reading the full passage first and then reading the question while you are trying to remember everything that you have read in the passage in the first place. But mind you, note it down, some questions like matching headings or matching paragraphs, they don't follow the passage order, because तब तो सिंपल हो जाएगा ना, ये हेडिंग इस पैराग्राफ में होगा, ये हेडिंग इस पैराग्राफ में होगा. वैसे नहीं होता है, उसमें सीक्वेंस अलग दिया रहता है. देन यू हैव टू put in time, put in efforts and figure out the answers. तो इन दो क्वेश्चन टाइप के बिना मोस्टली सभी क्वेश्चन का पैसेज ऑर्डर वो फॉलो करते हैं, and you'll be easily able to find out the answers. Also, you may not understand every word in the passage, but you have to still answer all the questions, right? Because आपको बैंड तो चाहिए. तो how to deal with this type of complexity? Because obviously ये इंग्लिश का टेस्ट है, कुछ वर्ड्स होगा, कुछ स्टेटमेंट्स होगा जो आपको, कुछ फ्रेजेस होगा जो आपको समझ में नहीं होगा, बिकॉज दोज आर आउट ऑफ योर नॉलेज, बट यू स्टिल हैव टू प्ले स्मार्ट एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस. तो इसका जो टिप मैं देने वाला हूँ, यू हाईलाइट द कीवर्ड्स, यू ट्राई टू फिगर आउट द कीवर्ड्स. क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स है वो आप कीवर्ड्स का मतलब वो उन कीवर्ड्स को आप पैसेज में ढूंढने का कोशिश करोगे. एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, कोई भी कीवर्ड एग्जैक्टली पैसेज में दिया नहीं होगा एज इट इज़, बिकॉज इट्स एन इंग्लिश एग्जामिनेशन, राइट? तो अगर दिया रहता तो कोई भी कर लेता. तो व्हाट दे डू इज दे पैराफ्रेज और दे यूज सिनोनिम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कीवर्ड. ठीक है, तो आपको सिनोनिम्स जानना, सिनोनिम्स के बारे में एक आइडिया होना चाहिए. एंड फॉर दैट यू कैन अवेल IELTSmaterial.com. वहाँ पे आपको IELTS का वोकेबलरीज का लिस्ट मिल जाएगा. यू नो द वोकेबलरी सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स और पैराफ्रेजेस जो पैसेज में दिया रहेगा. तो दैट विल हेल्प यू टू डील विद दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट स्टिल यू विल बी एबल टू फिगर आउट with your gut, with your basic knowledge of synonyms, that yes, this is my answer. So this is my tip for this one. Moving on to the next strategy, which is also our last strategy, that is to highlight everything you feel important in the passage. Names हो, venue हो, date हो, proper nouns हो, कुछ भी जो like आपको लगे कि हाँ this can be the answer, कोई place, कोई जगह का नाम, anything specific जो मेंशन किया हुआ है पैसेज में, जस्ट हाईलाइट इट. इन अ पेपर बेस्ड टेस्ट यू यूज पेंसिल टू हाईलाइट, एंड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यू गेट एन ऑप्शन टू हाईलाइट. येलो कलर में आपको उन वर्ड्स को हाईलाइट कर पाओगे. एंड इफ यू हाईलाइट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लोकेट द कीवर्ड्स जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे. तो दिस सेव्स यू टाइम. दिस इज माई लास्ट स्ट्रैटेजी एंड दिस इज सुपर एफिशिएंट टू लाइक सेव यू एंड गिव यू एनफ टाइम टू कम टू योर रीडिंग सेक्शन प्रॉपर्ली. सो दीज वर माई टिप्स. नाउ लिसन टू दिस. देखो, रीडिंग सेक्शन आसान है, आपको जानना है कि कौन सा स्ट्रैटेजी कौन से क्वेश्चन के लिए काम में आएगा. डो नॉट गो ब्लैंक एंड फिगर आउट कि मुझे अब पहले पैसेज पढ़ना चाहिए बाद में क्वेश्चन पढ़ूँ, या फिर पहले क्वेश्चन पढ़ूँ बाद में पैसेज पढ़ूँ. डोंट गेट कन्फ्यूज, नो द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी. आपको जानना होगा कि कौन सा बुलेट कौन से राइफल में चाहिए. ठीक है, तो इफ़ यू डोंट नो विच स्ट्रैटेजी टू यूज़ इन दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन आप कन्फ्यूज होगे, आपका टाइम भी जाएगा, आप ओवर थिंक भी करोगे, एंड ओवरऑल आपका IELTS का एग्जामिनेशन खराब जाएगा. आई न्यू माई स्ट्रैटेजीज वेरी वेल. मुझे पता है कि अगर मैचिंग हेडिंग्स आता है एग्जाम में, तो मैचिंग हेडिंग्स के लिए ये स्ट्रैटेजी है. येस नो नॉट गिवन आता है तो इसके लिए ये स्ट्रैटेजी है. तो स्ट्रैटेजीज जानना होगा हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए. दैट विल सेव यू enough time and that will give you confidence, because you know you have the weapon to use against a question. That is pretty much it guys. मैंने बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दिया है, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज, यू आर फाइंडिंग दिस वैल्यूएबल. अगर सीरीज आपको पसंद आए तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बिकॉज एवरीवन इज ट्राइंग टू गिव IELTS एंड स्कोर गुड. तो शेयर करिए. एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो. चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इसके बाद सीरीज कंटिन्यू होगा. मैं लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग के बारे में भी वीडियोस लाऊंगा, स्पेसिफिकली टेलिंग अबाउट द बेस्ट टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज. तो आपको अच्छे से मतलब 8.5 बैंड मिल जाए ओवरऑल, एंड यू कम टू कैनेडा टू फुलफिल द ड्रीम मैपल. तो दैट इज इट गाइज. सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो. टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी. इट्स अनिकेत साइनिंग ऑफ फॉर द डे. बाय बाय.